हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में। और फ्रेंड, बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो आपका क्रैश कोर्स चल रहा था उसका। दोस्त आज यहाँ पे 23वां दिन है और हम बात करेंगे दोस्त यहाँ पे केमिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, जिसमें दोस्त हम कुछ ऐसे पॉइंट को बताएंगे जो कि इंट्रेंस एग्जामिनेशन में बार बार आपसे पूछा जाते हैं। इसलिए दोस्त वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो सके। और जितने भी यहाँ पे नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दोस्त वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि दोस्त अधिक से अधिक स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। तो चलते हैं दोस्त यहाँ पे क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त हम यहाँ पे क्वेश्चनों के माध्यम से आपको आज का आपका बहुत से ऐसे पॉइंट कवर करने वाले हैं जो कि इंट्रेंस एग्जामिनेशन में लगातार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्त आज आपका पहला क्वेश्चन है कि साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका जो रासायनिक सूत्र, अगर हम नाम की बात करें तो इसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका रासायनिक सूत्र है KNO3। क्या है दोस्त? KNO3, जिसे हम साल्टपीटर, ठीक है, ये आपका साल्टपीटर है। और इसका हम रासायनिक नाम की बात करें तो रासायनिक नाम इसका है पोटेशियम नाइट्रेट। बहुत बार दोस्त इंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको नाम दे दिया जाता है, उसमें या तो पूछ लेगा कि इसका आप रासायनिक सूत्र बताइए या तो बोल देगा कि इसका आप रासायनिक नाम बताइए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और इसे जो आपका ये है साल्टपीटर, इसे हम नाइटर या सोरा के नाम से भी जानते हैं। किसे दोस्त? नाइटर या सोरा के नाम से भी जानते हैं। ये आपका जो साल्टपीटर है ये किसके निष्कर्षण द्वारा प्राप्त होता है? पोटेशियम के निष्कर्षण द्वारा आपका साल्टपीटर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और जो पोटेशियम है ये आप जानते होंगे प्रकृति में विभिन्न रूपों में आपका पोटेशियम जो है वो आपका पाया जाता है। यहाँ पे दोस्त हम बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ पे साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र। इसी तरह मैं आपको बहुत से ऐसे रासायनिक सूत्र 2-3 बताऊंगा जो कि दोस्त आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला यहाँ पे है NaCl। यहाँ पे आपने NaCl, या ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, सोडियम क्लोराइड। इसको हम कहते हैं रॉक सॉल्ट। क्या कहते हैं दोस्त? रॉक सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस नाम को आप नोट डाउन करिए, मैं आपको 2-3 और बता रहा हूँ। तो दूसरा है यहाँ पे Na3Al(F6), इसे हम क्या कहते हैं? क्रायोलाइट। क्या कहते हैं दोस्त? क्रायोलाइट कहते हैं। Na3Al(F6), इसे हम क्रायोलाइट कहते हैं। तीसरे पॉइंट पे दोस्त यहाँ पे बात करते हैं NaNO3, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम चिली साल्टपीटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? चिली साल्टपीटर कहते हैं। एक नाम और है क्रायोलाइट का। ठीक है, चौथा पॉइंट है क्रायोलाइट किसे कहते हैं? इसका जो रासायनिक सूत्र है KCl(Mg)Cl2(6H2O। ठीक है, फिर से आप नोट करिएगा, KCl(Mg)Cl2(6H2O, इसे हम क्या कहते हैं? कार्नेलाइट। क्या कहते हैं दोस्त? यहाँ पे कार्नेलाइट कहते हैं, कार्नेलाइट। ठीक है, चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, किसकी बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो किसकी बंधन ऊर्जा इसमें से सबसे अधिक होती है? वो आपका त्रिबंध का होता है। तो सबसे पहले दोस्त हम बताएंगे बंधन ऊर्जा होती क्या है और यह किस किस चीज पे निर्भर करती है। क्यों यहाँ पे एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जैसे आपने विस्पर थ्योरी का नाम सुना होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट बताऊंगा। इसका जो ऊर्जा का क्रम है, बंधन ऊर्जा, इससे रिलेटेड मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है, बंधन ऊर्जा त्रिबंध में सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं दोस्त यहाँ पे बंधन ऊर्जा होती क्या है। तो दो परमाणुओं के बीच समान प्रकृति के एक मोल रासायनिक बंधों को तोड़कर परमाणुओं को गैसीय स्वरूप में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा बंधन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, फिर से आप सुन लीजिए, किन्हीं दो परमाणुओं के बीच समान प्रकृति के एक मोल रासायनिक बंधों को तोड़कर परमाणुओं को गैसीय रूप में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को हम क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पे दोस्त हम जानेंगे कि बंधन ऊर्जा किस पे निर्भर करती है। तो बंधन ऊर्जा बंध की लंबाई, परमाणु के विद्युत
ऋणात्मकता के अंतर पर निर्भर करती है। किस पे दोस्त? बंध की लंबाई तथा परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता के अंतर पर निर्भर करती है। त्रिबंध की लंबाई क्या होती है? कम होती है, इसलिए त्रिबंध की बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसकी लंबाई सबसे कम होती है, इसलिए यहाँ पे इसकी बंधन ऊर्जा जो है वो सबसे अधिक होती है। अगर हम यही एकल बंध की बात करें तो इसमें जो आपका बंधन यहाँ पे लंबाई जो है, बंध की लंबाई वो आपका सबसे अधिक होती है, इसलिए वहाँ पे जो बंधन ऊर्जा का मान क्या होता है? सबसे कम होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्त अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो यहाँ पे दोस्त पहले पॉइंट पे बात करते हैं संयोजी बंध सिद्धांत। ठीक है, तो संयोजी बंध सिद्धांत का प्रतिपादन हिटलर व लंदन ने किया था। किसने दोस्त? हिटलर और लंदन। हिटलर और कौन थे? लंदन। ये दोनों ने किया था। किसका दोस्त? यहाँ पे संयोजी बंध सिद्धांत का प्रतिपादन हिटलर और लंदन। यहाँ पे दोस्त बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है वेस्पर थ्योरी, जो आपको मैंने अभी बताया। वेस्पर थ्योरी का प्रतिपादन ग्लेस्पी और निलहोम ने किया था। किसने दोस्त? ग्लेस्पी और निलहोम ने किया था। यहाँ पे हम बात करेंगे तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बंधन ऊर्जा का क्रम। तो बंधन ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कैसे करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले आएगा द्विबंध, ठीक है, इसकी सबसे अधिक होगी, फिर आएगा आपका द्विबंध जो कि उससे कम होगा, फिर लास्ट में आएगा एकल बंध। क्या होगा दोस्त? एकल बंध आपका लास्ट में आएगा जो कि सबसे कम होगा। ये क्या है? बंधन ऊर्जा का क्रम है। अगर हम यही बात करें स्थायित्व का क्रम तो ध्यान से समझिएगा, इसके हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे स्थायित्व की बात करते हैं। तो स्थायित्व दोस्त यहाँ पे त्रिबंध का सबसे अधिक होगा, उसके बाद आपका आएगा द्विबंध, उसके बाद आपका आएगा एकल बंध। अर्थात यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपका सेम है, बंधन ऊर्जा का भी क्रम सेम है, यहाँ पे स्थायित्व का भी क्रम आपका सेम है। तो इसलिए यहाँ पे इसको आप नोट डाउन करिएगा। हम चलते हैं दोस्त यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्त अगला क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा। मैग्नीशियम का प्रथम आयनन विभव एल्युमिनियम के प्रथम आयनन विभव से अधिक होता है। कैसा होता है दोस्त? अधिक होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट डाउन करिएगा। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, इसका जो आयन विभव होता है वो आपका होता है अधिक। ठीक है, मैग्नीशियम का प्रथम आयनन विभव एल्युमिनियम के प्रथम आयनन विभव से अधिक होता है। क्यों होता है दोस्त? मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तरीके से देखकर बताऊंगा। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करेंगे और आपको समझाएंगे अच्छी तरीके से कि कैसे यहाँ पे इसको हम बताएंगे कि कैसे आपका आयनन विभव। तो दोस्त यहाँ पे हम सबसे पहले इसका हम आयनन विभव ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास। तो हम यहाँ पे मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा मैग्नीशियम जो कि आपका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है Mg का। ठीक है, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करेंगे तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ठीक है, ये आपका मैग्नीशियम का हो गया। अब दोस्त यहाँ पे एल्युमिनियम का करेंगे जो कि परमाणु क्रमांक कितना है? यहाँ पे 13 है एल्युमिनियम। ठीक है, इसका करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। ऐसा क्यों हुआ दोस्त? यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे s उपकोष से इलेक्ट्रॉन निकालना p उपकोष की तुलना में कठिन होता है। क्यों होता है दोस्त? जो आपका s उपकोष देख रहे हैं, ये आपका यहाँ पे s उपकोष देख रहे होंगे। ठीक है, और ये आपका p उपकोष यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये s उपकोष से इलेक्ट्रॉन निकालना p उपकोष की तुलना में कठिन होता है, इसलिए यहाँ पे मैग्नीशियम का प्रथम आयनन विभव एल्युमिनियम के आयनन विभव से अधिक होता है। अब यहाँ पे दोस्त हम बताएंगे कि आयनन विभव या आयनन ऊर्जा होता है, ये होता क्या है? किसी तत्व के एक विलग गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे उस तत्व की आयनन विभव या हम आयनन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया मैग्नीशियम
और एल्युमिनियम कि इसका आयनन विभव अधिक होता है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ और भी बताता हूं जिससे आपका आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है। अगर दोस्त इसमें से एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं तो आप वहां पे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास भी नहीं निकालना पड़ेगा। और दोस्त जिस भी स्टूडेंट को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास न निकालना आता हो तो मैंने दोस्त क्लासेस में एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराया हुआ है, कैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास निकालना है, कैसे आपको संयोजकता ज्ञात करनी है किसी भी तत्व की, वो आप वहाँ पे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वहाँ दोस्त हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट खोलेंगे केमिस्ट्री का, वहाँ पे एक एक वीडियो को आप देखिए ताकि आपको सभी पॉइंट क्लियर हो सके। यहाँ पे दोस्त हम बताएंगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कि नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान ऑक्सीजन की प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होता है। ठीक है, जैसे आप मैंने यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या था, यहाँ पे मैग्नीशियम का प्रथम आयनन विभव एल्युमिनियम के प्रथम आयनन विभव से अधिक होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें आयनन ऊर्जा की तो नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन की प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होती है। दूसरे पॉइंट पे दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं फास्फोरस। फास्फोरस की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान सल्फर की प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया यहाँ पे नाइट्रोजन, इसका किसका मान ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बताया, दूसरा आपका बताया फास्फोरस और सल्फर। ठीक है, ये सभी जो मैं आपको बता रहा हूँ आयनन ऊर्जा इसका क्या होता है, अधिक होता है। फास्फोरस का जो प्रथम आयनन ऊर्जा का मान होता है वो सल्फर की प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होती है। सभी तत्वों में हीलियम की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। किसका दोस्त, हीलियम, He की आयनन ऊर्जा जो होती है वो आपका सबसे अधिक होता है। तो चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय है। तो सबसे पहले दोस्त हम आपको बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अनुचुंबकीय होते क्या हैं। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है O2। क्या है दोस्त, O2 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे कि यहाँ पे अनुचुंबकीय होते क्या हैं। तो वे अणु जिसके पास कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय। क्या कहते हैं दोस्त, अनुचुंबकीय। वे कैसे होते हैं, वे आपके अनुचुंबकीय होते हैं। अब दोस्त यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपका प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय का नाम सुना होगा। यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले अनुचुंबकीय, फिर आपको बताएंगे प्रतिचुंबकीय। तो यहाँ पे देखिएगा H2 प्लस H2 माइनस He2 प्लस और He2 माइनस, ये क्या है, ये सभी आपके अनुचुंबकीय हैं। कैसे हैं दोस्त, अनुचुंबकीय हैं। अब मैंने आपको अभी क्या बताया था, डिफिनीशन जो बताया था कि वे अणु जिसके पास कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उस वे क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे H2 प्लस H2 माइनस He प्लस He2 माइनस, ये सभी क्या हैं आपके यहाँ पे अनुचुंबकीय हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रतिचुंबकीय की। तो यहाँ पे देखते हैं प्रतिचुंबकीय, तो H2 He2 Li2 Be2 और C2F2, ये सभी क्या है, ये आपके प्रतिचुंबकीय हैं। कैसे हैं दोस्त, यहाँ पे प्रतिचुंबकीय हैं। तो इसलिए यहाँ पे सारे डाउट को क्लियर करते हुए चलिएगा। यहाँ पे दोस्त हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्त है क्वेश्चन है कौन बीटा कणों को उत्सर्जित करता है। तो इसमें से आपको बताना है कि बीटा कणों को कौन उत्सर्जित करता है। तो जिस नाभिक में N/P का मान 1 से अधिक होता है वे आपके स्थायी होते हैं और बीटा कण को उत्सर्जित करते हैं, अर्थात यहाँ पे रेडियो एक्टिव कण को उत्सर्जित करते हैं। तो इसके लिए दोस्त कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जिस भी नाभिक में N/P का मान 1 से अधिक होता है, अर्थात N/P ग्रेटर देन 1, 1 से अधिक होता है, तो वे क्या होंगे, अस्थायी होंगे। क्या होंगे, अस्थायी होंगे और रेडियो एक्टिव कणों का उत्सर्जन करते हैं या बीटा कणों का उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें N की, तो N आपका क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या है। अगर हम दोस्त यहाँ पे P की बात करें तो P क्या है आपका, यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनों की संख्या बटे प्रोटॉनों की संख्या करेंगे और ये आपका 1 से बड़ा होगा तो वो क्या होगा, वहाँ पे आपका वो बीटा कणों को उत्सर्जित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे पोटेशियम या यहाँ पे हाइड्रोजन कुछ भी देखेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगी वो सदैव 1 से प्लस आएगी। अगर हम यहाँ पे पहले की बात करें तो ये कितना आएगा 1.1, इसका बात करें दोस्त 1.3, इसका पॉइंट करें तो यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये सभी जो आप देख रहे हैं ये क्या है 1 से ऊपर है। ठीक है, जितनी भी आपकी वैल्यू है वो क्या है 1 से बड़ा है। ठीक है, इसलिए ये जितने हैं ये जो बीटा कण को उत्सर्जित करते हैं उपरोक्त सभी, डी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, ये सभी बीटा कणों को उत्सर्जित करते हैं। अब दोस्त हम यहाँ पे बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे दोस्त हम पहले पॉइंट पे बात करते हैं। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान ऊर्जा 0.51 मेगा वोल्ट होती है। कितना होती है, मेगा वोल्ट होती है, 0.51 MeV होती है। ठीक है, किसका, इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान ऊर्जा। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे दोस्त यहाँ पे बात करते हैं, दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है गुरुत्वीय तथा नाभिकीय बल दोनों ही कैसे बल हैं, आकर्षक बल के समान हैं। कैसे हैं दोस्त, आकर्षक बल के समान हैं। कौन कौन से, गुरुत्वीय तथा नाभिकीय बल। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है रेडियो एक्टिव सक्रियता का मात्रक। जो आपका रेडियो एक्टिव सक्रियता का मात्रक क्या है, बेकुरल। क्या है दोस्त यहाँ पे, बेकुरल। जो आपका बेकुरल है ये किसका मात्रक है, रेडियो एक्टिव सक्रियता। अब दोस्त यहाँ पे चौथे पॉइंट पे बात करेंगे। मैंने आपको बताया रेडियो एक्टिव सक्रियता, इसकी जो खोज की थी हेनरी बेकुरल ने की थी। किसने दोस्त, हेनरी बेकुरल साहब ने किया था, तो इसलिए यहाँ पे इसका जो मात्रक था उन्होंने बेकुरल रखा। ठीक है, रेडियो एक्टिव सक्रियता का मात्रक क्या है, बेकुरल है। जो इसकी जिन्होंने इसकी खोज की कौन थे, हेनरी बेकुरल साहब थे। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्त आज मैंने जितना आपको पॉइंट बताया सभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो मिलते हैं दोस्त हम नेक्स्ट क्लासेस में, और भी अच्छी तरीके से फिजिक्स क्लासेस होने वाले हैं, तो एक एक पॉइंट को दोस्त वहाँ भी हम अच्छे से क्लियर कराएंगे। तो आशा करते हैं आज का जितने मैंने टॉपिक बताया, पॉइंट बताए, सभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो जितने भी यहाँ पे नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्त अपने ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा ताकि दोस्त अधिक से अधिक स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।